ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूं। अब टीवी में नहीं आ रहा है क्या? उसके लिए तो ये बेटा रिमोट है, ये लो पीछे भेज दो, है ना? उसमें HDMI सिलेक्ट कर लो, वो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए। सो आज हम लोग पहले तो क्विकली आपकी टेस्ट है PGBP की, तो PGBP चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का भी कर लेंगे। ठीक है, पहले PGBP का रिवीजन कर लेते हैं। सो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, छोटी सी लेकर के बड़ी। मेनली इसमें डिडक्शन है, देन केसेस बाय डिडक्शन इज नॉट अलाउड, ऐसी दो चीजें हैं। तो देखिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो हम लोगों को उससे अगर टैक्सेबल प्रॉफिट तक पहुंचना है तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। क्या एडजस्टमेंट्स करते हैं? जो एक्सपेंसेस डिडक्टेड है, डेबिटेड है, बट अलाउड नहीं है, तो वो एक्सपेंसेस को हमको प्रॉफिट में एड बैक करना पड़ता है। जो एक्सपेंसेस डेबिटेड नहीं है लेकिन अलाउड है, उसको माइनस करते हैं। याद है कि हम लोग ने पढ़े थे, जो एक्सपेंसेस P&L में डिडक्ट भी नहीं किया और अलाउड भी नहीं है, तो फिर उसका कुछ नहीं करना है। एंड ऑन द इनकम साइड, इफ देयर आर सम इनकम्स विच आर क्रेडिटेड टू P&L बट विच डू नॉट बिलोंग टू दिस हेड, तो उसको क्या करेंगे हम? अकाउंटिंग प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। P&L में क्रेडिट हुआ है प्रॉफिट के पहले, लेकिन हम वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं है, तो उसको हम लोग कर देंगे माइनस। और जो क्रेडिटेड नहीं है लेकिन टैक्सेबल है इस हेड में, उसको हम कर देंगे ऐड। तो इफ यू आर स्टार्टिंग विथ नेट प्रॉफिट एज पर द P&L, तो हम लोगों को ऐसे कुछ प्लस माइनस करना होता है, एडजस्टमेंट्स करना होता है। अब यहां तक हमने देखा। अब इसके बाद में फिर देन वी टॉक्ड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ डिडक्शंस व्हिच आर अलाउड अंडर द PGBP हेड। एक सेक्शन 30, सेक्शन 31। सेक्शन 30 टॉक्स अबाउट डिडक्शन ऑफ रेंट, रिपेयर्स, ऑल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस। रिपेयर्स में कैपिटल नेचर के रिपेयर्स का डिडक्शन नहीं मिलता है। इसका क्या होता है? इसको कैपिटलाइज करते उस पर डिप्रिसिएशन मिलता है। लोकल टैक्सेस, लोकल टैक्सेस में एप्लीकेबल होता है सेक्शन 43B। 43B क्या बोलता है कि ड्यू डेट ऑफ ROI तक पे किया तो अक्रूवल बेसिस पे आपको उस ईयर में डिडक्शन मिलेगा। एंड देन इंश्योरेंस प्रीमियम, ये चारों टाइप के खर्चों का डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 13। एंड देन सेक्शन 31, इसमें क्या मिलता है? प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर से संबंधित करंट रिपेयर्स का खर्चा और इंश्योरेंस प्रीमियम, ये स्पेसिफिक डिडक्शंस दिए हैं। अब अगर कुछ पोर्शन अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज होता है तो उतना प्रोपोर्शनेट आपको डिडक्शन जो है वो अलाउड नहीं होता है। अब उसके बाद में फिर हम लोग ने पढ़ा था एक, पहले हम लोग ने पढ़ लिया था जनरल डिडक्शन। वैसे तो स्पेसिफिक वाले काफी सेक्शन है, बट देन देयर इज वन सेक्शन 37 विच टॉक्स अबाउट जनरल डिडक्शन, जो बोलता है कि कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बिजनेस प्रोफेशन पर्पस के लिए किया उसका डिडक्शन मिलेगा। इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का नहीं मिलेगा, पर्सनल पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर किया नहीं मिलेगा। कोई एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली कोई दूसरे सेक्शन में कवर्ड है तो उसका डिडक्शन यहां पर नहीं मिलेगा, राइट? एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस विच इज एन ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाय लॉ, उसका भी डिडक्शन नहीं मिलता है। एग्जांपल किसी को ब्राइब देना है ना, एग्जांपल कोई लॉ के अंदर में पेनल्टीज पे करना। एंड इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है कि इवन इफ द वायलेशन ऑफ द लॉ इज ऑफ अ लॉ इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, or it is a type of perquisite or benefit which is given to a person who is not allowed to take that as per his position under any kind of rules or guidelines or law applicable to such person, or any amount paid for compounding of an offense, तो ये सब का डिडक्शन नहीं मिलता है। एंड देन एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में लिखा है CSR एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन सेक्शन 37 में नहीं मिलता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय नेचर इट इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस, तो उसका डिडक्शन सेक्शन 37 में नहीं मिलता है, बराबर है। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द ऑल इंपॉर्टेंट डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, अपने आप में चैप्टर विद इन द चैप्टर था। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस अवेलेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल के अंदर में 3 ब्रॉड क्लासेस है, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड प्लांट मशीनरी, एंड एक दूसरी क्लास है ओवरऑल इंटेंजिबल। विद इन दीज क्लासेस ऑल्सो देयर में बी सम फर्दर ब्लॉक्स, ग्रुप्स कॉल्ड एज ब्लॉक्स, जिसमें अलग अलग रेट अप्लाई हो जाता है। अब जनरली प्लांट एंड मशीनरी पे जनरल रेट कौन सा है? 15%, लेकिन कंप्यूटर्स पे कौन सा रेट है? 40%, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे 40%, लाइब्रेरी बुक्स वगैरह पे 40%, ये स्पेशल रेट्स हैं। व्हीकल्स पे 15%, व्हीकल्स पे जनरली 15%। व्हीकल्स कार वगैरह हैं, व्हीकल मतलब कार ही होता है, कार पे कितना परसेंट है? 15%। ओनली इफ इट इज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ हायरिंग और अप्लाइंग, तो फिर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में यूज कर रहे हैं आप उसको, तो फिर 30% रेट है।
ठीक है। फर्नीचर पे जनरली रेट है 10%, बिल्डिंग पे भी जनरली रेट है 10%, बट अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो 5%। देन द एसेट शुड बी ओन्ड बाय द पर्सन। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट में 25%। द एसेट शुड बी ओन्ड बाय द पर्सन एंड शुड बी पुट टू यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो इसके रिस्पेक्ट में भी हम लोग ने छोटी छोटी कंडीशंस देखा था कि वो एसेट को अगर उस साल खरीद के उस साल पुट टू यूज किया फॉर लेस देन 180 डेज, तो हमको उस एसेट पे उस साल हाफ रेट पे ही डिप्रिसिएशन मिलता है। जो हम लोग ने रेट पढ़ा उसका आधा। और ये जो भी हमने रेट्स पढ़े ये WDV मेथड वाले रेट्स है। जनरली WDV मेथड ही एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट फॉर पावर जनरेशन असेसी, जिनके पास ऑप्शन रहता है दे कैन गो आइदर फॉर SLM मेथड और फॉर WDV मेथड। याद आ रहा है क्या कुछ? तो ये सब देखे थे। ब्लॉक ऑफ एसेट्स में खास बात ये रहती है कि एसेट वाइज कैलकुलेशन नहीं करते हम लोग। ब्लॉक में एक साथ कोई नया एसेट भी हमने एक्वायर किया तो उसको ऐड करते, उसकी कॉस्ट को ऐड करते, कोई एसेट को सेल किया तो उसकी सेल वैल्यू को माइनस करते, उससे हमको ब्लॉक का क्लोजिंग WDV मिलता है। हम लोग सीधा सेल वैल्यू को एडजस्ट करते एंड ना कि कॉस्ट को, जैसे हम लोग अकाउंटिंग में करते हैं। तो इंडिविजुअल एसेट के सेल या ट्रांसफर पर कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं निकालते अनलेस ब्लॉक के पूरे ही एसेट्स हम लोग सेल कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो फिर जो पार्टली एसेट सेल कर रहे हैं बट उससे हमको वैल्यू ज्यादा रिकवर हो जा रही है, उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। एंड फिर क्लोजिंग WDV पे हम लोग नॉर्मली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। बराबर है जी। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त हमको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक, जो एसेट्स लेटेस्ट वाले हैं मींस एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग द ईयर, वो वाले एसेट्स पे हम लोग हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लेंगे। और ये ब्लॉक वैल्यू में से जो रिमेनिंग एसेट्स हैं उसमें हम लोग फुल रेट पे लेंगे। दूसरा तरीका था ये देखने का कि जो सेल वैल्यू हम एडजस्ट करते हैं उसको फीफो मेथड में एडजस्ट करेंगे। पहले जो ओपनिंग ब्लॉक है ओपनिंग WDV में से एडजस्ट करेंगे, फिर एक्चुअल कॉस्ट में से जो पहले एक्वायर किया एंड सो ऑन। आई होप इट इज क्लियर। कोई एसेट्स हमने पिछले साल एक्वायर किया लेकिन इस साल पुट टू यूज किया फॉर लेस देन 180 डेज, तो उसमें हाफ रेट मिलेगा या फुल रेट मिलेगा? उसमें हमको मिलेगा फुल रेट। ये वाला केस था, है ना। पिछले साल एक्वायर किया लेकिन इस साल लेस देन 180 डेज के लिए पुट टू यूज किया, तो उसमें हमको मिलेगा फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ध्यान आ रहा है कुछ? देन हम लोग ने ये देखा है अगर ब्लॉक ऑफ एसेट्स के पूरे ही एसेट्स बेच डाले और सेल वैल्यू अगर ओपनिंग WDV और कॉस्ट से ज्यादा है तो फिर इट विल रिजल्ट इनटू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एंड सेल वैल्यू अगर ओपनिंग WDV प्लस एक्विजिशन कॉस्ट जो नया ऐड किया उससे कम है तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये केस नंबर्स लिखे जो अपन ने किताब में देखा था। ए पार्ट एसेट्स ऑफ द ब्लॉक आर सोल्ड एंड इफ द सेल वैल्यू इज हायर देन अगेन देयर इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। डेप्रिशिएबल एसेट के ट्रांसफर पर कभी भी शॉर्ट ब्लॉक ऑफ एसेट्स वाले में कभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही होगा, इसमें कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होगा। दिस इज द नेचर, सेक्शन 50 में लिखा है। एंड देन अगर पार्ट ऑफ द एसेट्स बेचा और सेल वैल्यू कम रिकवर हुई ब्लॉक की वैल्यू से तो क्या होगा? तो फिर डेप्रिसिएशन इज टू बी टेकन ऑन द रिमेनिंग WDV। ये समझा है आपको ब्लॉक ऑफ एसेट्स का जो कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद में हम लोग ने एडिशनल डेप्रिसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा। इट इज एप्लीकेबल फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम, ऑप्शनल टैक्स रिजीम, नॉट अवेलेबल अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। उसमें ये ऑप्शन नहीं है। ये बेसिकली एक एडिशनल बेनिफिट नहीं है। सेक्शन 32(1)(2)A जिसमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो असेसीज एंगेज्ड है उनको डिडक्शन मिलता है ऑन देयर न्यू एसेट्स एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज बीइंग प्लांट एंड मशीनरी अदर देन सौरभ। एस फॉर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, O फॉर ऑफिस इक्विपमेंट, U फॉर यूज्ड और सेकेंड हैंड एसेट्स, R फॉर रेसिडेंशियल एसेट, A फॉर ऑलरेडी अलाउड अंडर सम अदर सेक्शन डिडक्शन 100%, V फॉर व्हीकल्स। ये भी भले ही प्लांट एंड मशीनरी है बट ये वाले एसेट्स पे हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन वैसे 20% मिलता है ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, बट वही बात अगर एसेट को इस साल परचेस करके इस साल लेस देन हाफ ईयर लेस देन 180 डेज के लिए पुट टू यूज किया तो उसमें मिलेगा हाफ रेट पे 10% इंस्टेड ऑफ 20%, और रिमेनिंग 10% वो एसेट का नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा। और ये वाले टाइप के एसेट में कोई ऐसा लॉक इन पीरियड नहीं है। लेकिन ये वाला एडिशनल डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के लिए सिर्फ जो नया एक्विजिशन कॉस्ट हमने पे किया उस एसेट का वो ही मैटर करता है। ओपनिंग WDV मैटर नहीं करती है, सेल क्या किया उससे फर्क नहीं पड़ता है, भले वही एसेट को क्यों ना सेल कर दिया हो। लेकिन बस इतना देखना है कि योर टोटल डेप्रिसिएशन नॉर्मल प्लस एडिशनल शुड नॉट बी मोर देन द क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रिसिएशन, बस उतना ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर?
तो इसके ऊपर बेस्ड हम लोग ने काफी सारे केसेस देखे थे। ये डेप्रिसिएशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पूरा टॉपिक है। अब उसमें फिर हम लोग ने 2-3 स्पेशल कॉन्सेप्ट्स की बात किया था। एक था अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास में प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है डेप्रिसिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो जाता है एज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो जैसे यहां पर पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गया प्रॉफिट में, केस नंबर 2 में डेप्रिसिएशन 300 रुपए का एब्जॉर्ब हो गया, 100 रुपए का अनएब्जॉर्ब हो गया। इट इज अवेलेबल टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट्स अंडर एनी अदर हेड ऑल्सो, ओके, अदर देन सैलरीज, यस। एंड देन ये वाले केस में तो पहले से ही लॉस था, एक्सपेंसेस ही ज्यादा है, तो पूरा डेप्रिसिएशन जो है वो अनएब्जॉर्ब्ड है और बाकी नॉर्मल बिजनेस लॉस है। और फिर ये वाले केस में ये 3 केसेस थे। फिर हमने दोनों का डिफरेंस देखा था। नॉर्मली बिजनेस लॉस जो है ये भी उस साल में सैलरी हेड के अलावा और कोई हेड के प्रॉफिट्स में से एडजस्ट हो सकता है, इवन कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज वगैरह, यस। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, बट इसमें रिस्ट्रिक्शन आता है कैरी फॉरवर्ड होने के बाद। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी सैलरी छोड़ के कोई भी और हेड के प्रॉफिट से एडजस्ट हो सकता है, और नॉर्मल बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड होने के बाद सिर्फ पीजीबीपी हेड के इनकम से एडजस्ट हो सकता है। और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इनफाइनाइट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, वेयर नॉर्मल बिजनेस लॉस जो है वो सिर्फ 8 इयर्स तक के कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब बिजनेस लॉसेस की बात हो ही रही है, तो बिजनेस इस चैप्टर में हमने 2 और लॉसेस के बारे में पढ़ा था, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन था अलग से। एक था स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, जिसको हम लोग सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की प्रॉफिट्स में से एडजस्ट कर सकते हैं, याद है क्या? तो और उसको अगर एडजस्ट नहीं कर पाए तो उसको इनफाइनाइटली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस, उसको हम लोग सिर्फ स्पेक्यूलेशन वाले इनकम्स में से एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पाए तो वो सिर्फ 4 साल तक के कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, थियरी में लिखा था 2nd पेज पे। देन प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ हमने देखा, करंट ईयर डेप्रिसिएशन तो मैंडेटरी है, फिर करंट ईयर बिजनेस लॉसेस जो कोई दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट में से, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, उसमें भी जो पुराने साल का उसको पहले एडजस्ट करेंगे हम लोग, एंड देन ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर विच इज अलाउेबल ओनली टू कंपनी असेट्स। तो ये डिडक्शंस लास्ट प्रायोरिटी पे लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये इनफाइनाइट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं। यहां तक देखिए, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए आपने एक दिन में, सिंगल डे में, नॉन अप्रूव मोड से 10,000 रुपीज से ज्यादा का पेमेंट किया है, तो उतने पार्ट का हम लोग एक्चुअल कॉस्ट में कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो अगर मान लो आपने 8,000 कैश दिया है और 10,000 चेक से दिया है तो चलेगा, पूरा 18,000 मानेंगे। लेकिन पूरा 18,000 कैश में दिया रहता था तो उसका कॉस्ट हम लोग 0 मानते थे, बराबर है। अगर 18,000 कैश में दिया, उसके अलावा वो एसेट का 7,000 आपने चेक से दिया, तो 7,000 उसकी कॉस्ट मानेंगे, बराबर है। एंड एक्चुअल कॉस्ट इंक्लूड्स फ्रेट, इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन, ट्रायल रन एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, इवन इंटरेस्ट कॉस्ट एक्सेट्रा टिल दी एसेट इज रेडी टू यूज। और अगर एक्चुअल में देखा जाए तो पुट टू यूज। ओके, एक्चुअल कॉस्ट मींस द एक्चुअल कॉस्ट एज इनकर्ड बाय द असेसी माइनस कॉस्ट इनकर्ड बाय समवन एल्स एज रिड्यूस्ड बाय। अगर किसी ने, गवर्नमेंट ने या कोई ऑर्गेनाइजेशन ने सब्सिडी दिया है तो उसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे। 3 इंपॉर्टेंट इसमें एक्सप्लेनेशंस थी इसके डेफिनेशन के बाद में। एक था रिलेटेड टू इंटरेस्ट, है ना, रिलेटेड टू इंटरेस्ट कि एसेट पुट टू यूज के पहले का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है, उसके बाद का इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर एक था रिलेटेड टू जीएसटी, एक्चुअल कॉस्ट में जीएसटी को हम लोग पार्ट उसका नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि जीएसटी का हम लोगों को बेनिफिट मिल जाता है, ऑलरेडी क्रेडिट मिल जाता है। इनकम टैक्स क्रेडिट बोल रहे हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, तो उसका फिर इनकम टैक्स में डबल डिडक्शन डेप्रिसिएशन के रूप में नहीं लेना चाहिए। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉस्ट, राइट। एंड देन तीसरा एक्सप्लेनेशन था एक्चुअल कॉस्ट एक्सक्लूड्स कॉस्ट मेड बाय सम अदर पर्सन। ये तो मेन डेफिनेशन में भी लिखा था। एंड देन देयर वर सम अदर एक्सप्लेनेशंस जो सेक्शन 35 या 35 एडी में डिडक्शन मिल चुका है, अगर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर या तो फिर स्पेसिफाइड बिजनेस में 100% डिडक्शन ले चुके हो, तो उस एसेट का एक्चुअल कॉस्ट नील लिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 1A, व्हेन इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, तो उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो ही एसेट की एक्चुअल कॉस्ट मानेंगे,
और उस फेयर मार्केट वैल्यू को हम लोग बिजनेस इनकम भी मान लेते हैं, क्योंकि हम एक तरीके से मानते हैं कि हमने ये इन्वेंट्री मार्केट प्राइस पे बेचा और मार्केट प्राइस पे एज अ कैपिटल एसेट खरीदा, फेयर मार्केट वैल्यू। देन ये वाला कॉन्सेप्ट देखा था नोशनल डिप्रिसिएशन का इन केस ऑफ बिल्डिंग एंड एसेट ब्रॉट बाय नॉन रेसिडेंट। कुछ याद आ रहा है क्या? तो इसमें कॉस्ट इज द कॉस्ट माइनस नोशनल डिप्रिसिएशन टिल द एसेट इज एक्चुअली पुट टू यूज। याद आ रहा है कुछ? लेकिन इसमें बाकी एसेट्स लिखे नहीं है। और आपको एक एग्जाम का क्वेश्चन था आपकी किताब में कार के ऊपर में कि भाई 4 साल पुरानी कार थी, उसको अब इस साल दिसंबर मंथ में हमने पुट टू यूज किया बिजनेस में, तो उसमें इस साल कितना डिप्रिसिएशन मिलेगा? तो उसका आंसर इज उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट थी उस पर फुल रेट से मिलेगा। दिसंबर में पुट टू यूज किया तो भी फुल रेट, और एक्चुअल कॉस्ट लेंगे, उसमें कोई नोशनल डिप्रिसिएशन माइनस करके नहीं लेंगे, क्योंकि वो सिर्फ बिल्डिंग और एसेट ब्रॉट बाय नॉन रेसिडेंट के केस में होता है। याद आ रहा है कुछ? देन ये सब एक्सप्लेनेशन को हमने साथ साथ में पढ़ लिया था, एक्सप्लेनेशन नंबर 2, 4, 4A एंड सो ऑन। In the case of gift or inheritance or asset transferred and reacquired, normally the WDV of the previous owner is treated as the actual cost of the new owner. बराबर? Whereas transferred and reacquired वाले केस में it is the WDV or acquisition price whichever is less. कल देखा था ना हमने? Then assets sold and leased back. तो इसमें भी जो previous owner की WDV है वो ही जो न्यू ओनर है उसके लिए कॉस्ट मानी जाएगी। होल्डिंग कंपनी ट्रांसफरिंग द एसेट्स टू 100% सब्सिडियरी एंड वाइस वर्सा, और अमलगमेटिंग कंपनी ट्रांसफरिंग एसेट्स टू अमलगमेटेड कंपनी, डिमर्ज कंपनी ट्रांसफरिंग एसेट्स टू रिजल्टिंग कंपनी। तो जो प्रीवियस ओनर का डब्ल्यूडीवी है वही न्यू ओनर का कॉस्ट माना जाएगा। एंड ऑल्सो अंडर द स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी बनी है तो उसको जो एसेट्स मिले हैं वो प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट डब्ल्यूडीवी थी वही कॉस्ट ली जाएगी, राइट। एंड देन एक एक्सप्लेनेशन यहां पर नहीं है, शायद एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है, जिसमें लिखा है कि अगर असेसी एसेट को ट्रांसफर करता है किसी और के हाथ में विद अ व्यू टू क्लेम डिप्रिसिएशन ऑन एनहांस्ड कॉस्ट एंड देयरबाय टू इवेट टैक्स, तो असेसिंग ऑफिसर ऐसे केस में एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन कर सकता है, उनको पावर दिया गया है, इट्स सब्जेक्टिव। तो ये एक्चुअल कॉस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सो डिप्रिसिएशन अभी तो हम लोग ने बहुत कम समय में रिवाइज कर लिया, बट उस समय हमको 3-4 क्लासेस लगी थी। आई होप यू रिमेंबर द बेसिक थिंग्स। यस, अभी हम लोग फिर इसमें आगे देखते हैं। देयर आर अदर डिडक्शंस एज वेल। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, जिसमें खुद के बिजनेस लिए खर्चा किया तो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों का डिडक्शन मिलता है अंडर बोथ रिजिम्स। बट अगर डोनेशन दे रहे हैं किसी को, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ओनली अंडर द ओल्ड रिजिम। तो डोनेशन में 100% डिडक्शन ही अब मिलता है if it is given to Indian company for scientific research or to scientific research association or to research association for social science or statistical science research or to IITs, national laboratories, universities or approved persons। तो ये वाले केसेस में डोनेशंस का 100% डिडक्शन ओल्ड रिजिम में एंटिटी को मिल जाता है। और ये वाले केस में खुद के बिजनेस में अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो डिडक्शन मिलता है। फर्दर पिछले 3 साल में आपने जो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर किया होगा उसका भी फर्स्ट ईयर में डिडक्शन मिलता है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सैलरी एंड रॉ मटेरियल, कुछ याद आ रहा है? देन पिछले 3 साल में कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया होगा अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ दिस ईयर अदर देन लैंड, तो उसका भी आपको डिडक्शन फर्स्ट ईयर में मिल जाता है। लैंड को छोड़ के बाकी सब कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिल जाता है। एंड देयरफॉर ये वाले एसेट्स अगर डिप्रिशिएबल ब्लॉक में ऐड भी होते हैं तो नील कॉस्ट के साथ में उसमें ऐड होते हैं। कुछ ध्यान में आ रहा है? देन अगर जिस एसेट पे 100% डिडक्शन लिया था कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल के, उसको अगर ट्रांसफर कर दिया कॉस्ट से भी ज्यादा पे तो फिर कैपिटल गेन होता है। अदरवाइज जितने वैल्यू पे ट्रांसफर किया उसको हम लोग बिजनेस इनकम मान लेते हैं अंडर सेक्शन 41। और अगर नॉर्मल बिजनेस में ला लिया तो डिप्रिशिएबल ब्लॉक में नील वैल्यू पे उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। दिस वाज सेक्शन 35। यहां तक समझे आप? देन सेक्शन 35 AD in case of specified business again available only for old regime, और उसमें भी उनका ऑप्शन है। ओल्ड रिजिम खुद एक ऑप्शनल रिजिम है और उसके अंदर भी ये सेक्शन का बेनिफिट लेना या नहीं लेना ऑप्शन है, क्योंकि इसमें फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। तो ये अवेलेबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस। उसमें से 4-5 नाम बता सकते हैं आप? वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वेयरहाउसिंग ऑफ शुगर, देन कोल्ड चेन फैसिलिटी, हॉस्पिटल, ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, होटल 2 स्टार और अबव, है ना, हॉस्पिटल, बी कीपिंग, गुड।
तो मेनली और भी है, मेनली आपने जो बताया सभी बिजनेसेस जो है इसमें बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस होते हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना होता है. सो टू एंकरेज द पीपल टू स्टार्ट सच बिजनेसेस, गवर्नमेंट ने सेक्शन 35 एडी लाया था. अलग अलग डेट से अलग अलग बिजनेसेस नोटिफाई किए कि उसके बाद अगर आप बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो वो वाले, अदर देन लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो आपको उसके एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन फर्स्ट ईयर में मिल जाता है जिस साल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. और अगर प्री कमेंसमेंट वाला है तो जिस साल बिजनेस कमेंस कर रहे हैं उस साल आपको एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाता है. इसके कारण लॉस जनरेट होगा बहुत सारा, फिर उस लॉस का क्या करेंगे, उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट ओनली स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट. एंड क्योंकि प्रॉफिट्स इमीडिएटली होंगे जरूरी नहीं है तो उसको इनफाइनाइटली कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं. कुछ याद आ रहे हैं? इसमें भी वो 10,000 वाला कंडीशन है, 10,000 से ज्यादा अगर अनअप्रूव मोड से पेमेंट किया है तो वो वाले एसेट को कंसीडर नहीं किया जाएगा. कुछ ध्यान आ रहा है ये वाले सेक्शन के बारे में? देन ये सेक्शन का बेनिफिट लेते हो तो आपको दूसरे कुछ कुछ सेक्शंस अलाउड नहीं है, जैसे सेक्शन 10AA है ना, 10AB, देन उधर 80IA, 80IB वगैरह. देन you cannot set up this by reconstruction of existing business और सेकेंड हैंड एसेट्स खरीद के नहीं होगा. मैक्सिमम 20% आर अलाउड है ना. बाकी फिर उसमें एडिशनल थियरी पॉइंट्स दिए हैं कि अगर आप अपने ही नॉर्मल बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन करते हो तो मार्केट प्राइस पे कंसीडर की जाएगी, सीए का ऑडिट करवाना पड़ेगा, एंड इसमें जो एसेट्स रहते हैं उसमें 8 इयर्स का लॉक इन पीरियड रहता है. अब अगर उसको 8 इयर्स के पहले सेल कर दिया तो फिर तो वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा एज बिजनेस इनकम इफ इट इज सोल्ड विद इन 8 इयर्स और इवन लेटर. बट अगर उसको नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर किया 8 इयर्स के बाद किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लॉक में नील कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा. 8 साल के बाद नॉर्मल बिजनेस में लाया तो, लेकिन अगर 8 साल के पहले समझो 2 साल और 4 महीने के बाद नॉर्मल बिजनेस में ला रहे हैं तो फिर उस पे जो अभी तक के डिप्रिसिएशन लगना चाहिए था वो माइनस करने के बाद हम लोग उसका कॉस्ट निकालते, कितना बचता है उतना हम लोग इनकम में ऐड कर देते और उतना ही आगे के लिए एक्चुअल कॉस्ट हो जाता है. सो द डिडक्शन अलाउड अर्लियर माइनस डिप्रिसिएशन अलाउेबल इफ यूज्ड फॉर नॉर्मल बिजनेस. कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो इससे हम लोगों को मिल जाता है उस एसेट का एक्चुअल कॉस्ट. ओके, ये वाले केस में ये हम लोग ने देखा था सेक्शन 35 AD. एंड देन वी सॉ वेरियस smaller section, section 35D talked about preliminary expenses up to 5% of the cost of project और कंपनी के केस में और कैपिटल एम्प्लॉयड whichever is higher लेंगे वो at the option of the assessee है ना. preliminary expenses include 2 types of expenses relating to setting up of the business or expansion. it includes various types of legal expenses है ना, drafting charges, market research, feasibility study expenses. okay, and it is allowed only on the basis of अमोर्टाइजेशन, मतलब 1/5 फॉर 5 years. तो पहले साल 20% मिलता है 1/5 एंड अप टू 5 years. देन देयर वाज दिस सेक्शन 35 DDA, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन. जब एम्प्लॉयर पे करता है तो उसको डिडक्शन मिलता है अगेन 1/5 फॉर 5 years. ध्यान आ रहा है कुछ? ऊपर वाला जो डिडक्शन है वो एनआर को नहीं मिलता है, नॉन रेसिडेंट को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलता है. ठीक है. देन हम लोग ने देखा सेक्शन 36 अदर डिडक्शंस, जिसके अंदर में बहुत सारे 12 अलग अलग डिडक्शंस कवर्ड थे. इंश्योरेंस प्रीमियम का नॉर्मली डिडक्शन मिल जाता है, बट हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में दिया तो नहीं मिलता है इंप्लॉइज के लिए. बोनस और कमीशन टू इंप्लॉइज इज कवर्ड बाय सेक्शन 43B. अदरवाइज उसका डिडक्शन मिल जाता है ओनली इफ इट इज क्लेम्ड ऑन अक्रूवल बेसिस बट नॉट पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ ROI, तो वो डिडक्शन अटकता है. सेम फॉर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट भी जो पुट टू यूज के पहले तक का कैपिटलाइज होता है, उसके बाद का इंटरेस्ट तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के डिडक्शन मिलता है सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B. 43B पता है ना, अभी आने भी वाला है. डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इश्यूअर कंपनी को इसका डिडक्शन मिल जाता है ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड. देन फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर अवेलेबल ओनली टू कंपनी असेसीज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर 1/5. एसटीटी और सीटीटी का डिडक्शन मिलता है अगर ये आपका बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है. तो अगर आपका शेयर्स या कमोडिटीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है और आपका बिजनेस एक्टिविटी है तो एसटीटी सीटीटी का डिडक्शन मिलता है. ये डिडक्शन आपको कैपिटल गेन हेड में नहीं मिलता है. ओके, कैपिटल गेन हेड में हम लोग अभी शेयर्स वाला पार्ट पढ़ने वाले, उसमें एसटीटी सीटीटी का डिडक्शन नहीं मिलता है, बट बिजनेस हेड में मिलता है. ओके, इफ इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंस इनकर्ड बाय द असेसी एज ए डीलर ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज. देन हमने देखा था बैड डेट्स एक्चुअली रिटर्न ऑफ का डिडक्शन मिल जाता है.
एक्चुअली राइट ऑफ करना मतलब डेटर अकाउंट का एक्चुअल में क्रेडिट करना और P&L अकाउंट में लॉस को भेजना। प्रोविजन क्रिएट करने का डिडक्शन नहीं मिलता है। डेटर जो राइट ऑफ कर रहे हो उसके अगेंस्ट में इनकम अराइज होना चाहिए, है ना, एंड दूसरा रिलेशनशिप ऑफ डेटर क्रेडिटर रहना चाहिए। बट फ्यूचर में जाके अगर आपको वो बैड डेट रिकवर हो जाती है जिसको राइट ऑफ किया था, सो देन दैट बिकम्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन 41(4), तो दैट बिकम्स टैक्सेबल। बराबर है। 1000 रुपीज का सेल्स हुआ था, 600 का बैड डेट्स कर दिया था, फिर बाद में हमको 700 रुपए रिकवर हुए, तो इस अकाउंट में तो 400 रिकवर हुए, बाकी का 300 इज बैड डेट्स रिकवर्ड विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 41(4) सेपरेटली। बराबर है। एंड देन ये होता है डीम टू बी रिटर्न ऑफ, जब हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया था लेकिन इनकम टैक्स में इनकम ऑफर किया था, तो जब बैड डेट्स हो रहा है तो हम लोग उसको मान लेंगे कि हमने उसको राइट ऑफ कर दिया है, क्योंकि एक्चुअल में तो राइट ऑफ कर नहीं सकते क्योंकि बुक्स में तो रिकॉर्ड किया ही नहीं था। देन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस हमने देखा था, डिडक्शन कितना मिलता है, 10% ऑफ सैलरी तक के मिलता है। ठीक है, बेसिक प्लस डीएएफ, एम्प्लॉयर के एंगल से बात हो रही है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड वगैरह मिलता है, और एनी अदर एम्प्लॉय वेलफेयर फंड जो अप्रूव्ड है, बट अगर अनअप्रूव्ड है तो उधर सेक्शन 40 में हमने देखा है कि उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ये जो है इसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलता है सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। अगर एम्प्लॉयर ने उस कॉन्ट्रीब्यूशन को ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक पे कर दिया तो डिडक्शन मिल जाता है, अगर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है तो। बट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन वैसे टेक्निकली अकाउंटिंग के एंगल से तो इनकम है ही नहीं, लेकिन इनकम टैक्स में पहले बात तो उसको इनकम मान लेते हैं जब एम्प्लॉय से उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रिकवर किया, और जब उसको ड्यू डेट ऑफ फंड के पहले डिपॉजिट किया तो ये उसका डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 36(1)(5)(a), वरना उसका डिडक्शन मिलता ही नहीं है बाद में। करेक्ट। इसमें सेक्शन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन में सेक्शन 43B नहीं लगता है, इसमें लगता है स्पेशल सेक्शन 36(1)(5)(a। ड्यू डेट ऑफ फंड से लेट डिपॉजिट किया तो सिर्फ इनकम में ऐड होगा, डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगा। करेक्ट और नॉट? ये चीजें देखे थे हमने। एंड देन ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 43B है ना, जिसमें एक्सपेंडिचर जनरली हम लोग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते अनलेस अदरवाइज इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो एक्सपेंडिचर अक्रू हुआ है तो उसका डिडक्शन ले लेते हैं हम लोग, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस हैं, सम अमाउंट्स पेएबल टू द गवर्नमेंट और टू एम्प्लॉइज और टू बैंक्स एटसेट्रा, जिसमें क्या लिखा है कि शुड हैव बीन पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, हमारे आरओआई के ड्यू डेट तक, रिटर्न ऑफ इनकम के ड्यू डेट तक पे कर देना चाहिए। पे कर दिया तो उसका डिडक्शन इसी ईयर में ही मिल जाएगा, बट उस डेट के बाद पे किया तो 43B वायलेट हो गया, तो जिस साल एक्चुअल में पे कर रहे उस साल आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। बराबर है। देन ये वाले एक्सपेंसेस की लिस्ट है, गवर्नमेंट को टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, रेलवेज को रेलवे एसेट्स के लिए, एम्प्लॉइज के सभी पेमेंट कवर्ड नहीं, कुछ ही कवर्ड है, बोनस और कमीशन जो हमने देखा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ और अदर वेलफेयर फंड्स एंड लीव एनकैशमेंट, एम्प्लॉयर के एंगल से बात हो रही है। बैंक्स और एनबीएफसीज वगैरह को इंटरेस्ट का पेमेंट किया तो ही डिडक्शन मिलेगा एज एन एक्सपेंस। ओके, पेमेंट कैन बी डन अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। एंड यहां हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि नियरली कन्वर्जन ऑफ अनपेड इंटरेस्ट रिकंस्ट्रक्ट इनटू न्यू लोन डज नॉट अमाउंट टू पेमेंट। याद आ रहा है क्या कुछ? into a new loan or debenture or the other instrument, merely conversion does not amount to payment unless actual payment is made. And then the all important new amendment under section 43B in respect of payment to micro and small enterprises who should be a manufacturer or a service provider. Okay, तो माइक्रो एंटरप्राइज तब होगा जब उसके ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है एंड टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1-5 एंड 10-15। स्मॉल एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है एंड टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है। बराबर है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज सामने वाली एंटिटी होती है जिसको पे करने वाला कोई भी पर्सन हो सकता है, जिससे कुछ परचेज किया है, और अगर उसके अगेंस्ट में पेमेंट जो है वो अग्रीड टाइम लिमिट में नहीं किया तो उसका डिडक्शन उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड 31 मार्च तक भी पेमेंट नहीं किया तो बेसिकली माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को अगर पेमेंट आपने अग्रीड डेट तक कर दिया है, अग्रीड डेट मैक्सिमम कितनी हो सकती है 45 डेज, अगर कुछ अग्री नहीं किया तो 15 डेज, वरना एनीथिंग बिलो 45 डेज। Okay, agreed date or 15 days if no agreement is made, then the deduction is allowed on accrual basis also.
तो फिर आपने मार्च में खर्चा किया, भले ही पेमेंट अप्रैल में किया बट विद इन द अग्रीड टाइम, तो आपको मार्च में डिडक्शन मिल जाएगा। बट अगर आपने लेट पे किया अग्री डेट के बाद में, उसमें भी दो बातें होती हैं, उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर पे कर दिया है तो फिर तो मिल जाएगा क्योंकि पेमेंट बेसिस पे मिलता है, और अगर लेटर फाइनेंशियल ईयर में किया है तो बाद में मिलेगा। तो इसके हम लोग ने बहुत सारे केसेस डिस्कस किया था। ओके, इसमें से अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आपने अभी पढ़ाई किया होगा तो हो सकता है कोई नया डाउट क्रिएट हुआ होगा, फील फ्री टू आस्क। तो इसमें हमने बहुत सारे केसेस देखा था। अग्री किया ही नहीं तो हम लोग 15 डेज ऐड करके फिर देखते थे, अग्री ज्यादा कर लिया तो हम लोग 45 डेज पे रिस्ट्रिक्ट करते थे, और फिर हम लोग इफेक्टिव डेट के साथ कंपेयर करते थे डेट ऑफ पेमेंट। पेमेंट अगर भले अप्रैल में नहीं किया जैसे ये वाला केस था, लेकिन इफ ड्यू डेट के पहले कर दिया, अग्री डेट के पहले कर दिया, तो डिडक्शन अक्रूवल के बेसिस पर पहले ही मिल चुका है, राइट और रॉन्ग? तो ये हम लोग ने देखा था। देन सेक्शन ये 43B समझा आपको अच्छे से? देन देयर वाज द सेक्शन 40A जिसके अंदर में डिसअलाउंसेस थे। 40A3 वाज रिलेटेड टू कैश पेमेंट्स, बट एक्चुअल में कैश नहीं, उसमें बेरर चेक भी कवर्ड है, क्रॉस चेक भी कवर्ड है। ऑल पेमेंट अदर देन अप्रूव मोड्स, if you are making that payment for a single expenditure on a single day by any mode other than account pay check, account pay draft, use of electronic clearing system or 8 other prescribed modes. Can you name any 4 of them? NEFT, RTGS, IMPS और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कौन सा? UPI, आधार कार्ड, भीम आधार पे, यस, आधार कार्ड नहीं, भीम आधार पे, ठीक है। ये सब जो अलग अलग मोड्स ऑफ पेमेंट है, इससे पेमेंट किया जा सकता है तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अकाउंट पे ही चेक अलाउड है, क्रॉस चेक या बैरर चेक अलाउड नहीं है। अगर 10,000 से ज्यादा का आपने सिंगल डे में पेमेंट किया, कोई भी पे को इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्सपेंडिचर, तो फिर उस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन उस पेमेंट के एक्सटेंड तक के अलाउ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 12,000 पे किया तो 2,000 डिसअलाउ होगा, पूरा 12,000 डिसअलाउ हो जाए। और अगर आपने, अच्छा, इसमें 10,000 की जगह ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हैं तो 35,000 का लिमिट है, ये भी ध्यान रखना। अब अगर हमने एक्सपेंडिचर पिछले साल अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन ले लिया था, बट अगले साल हमने सिंगल डे में कैश मोड से 10,000 से ज्यादा का पेमेंट किया, तो अगले साल वो अमाउंट डीम्ड इनकम हो जाएगा, इट विल बी एडेड एज आवर इनकम। देन हमने देखा था सेक्शन 48(2) which was unreasonable or excessive payment made to relative or specified persons। स्पेसिफाइड पर्संस का भी प्रॉपर वहां पर डेफिनेशन था, रिलेटिव का भी डेफिनेशन था। कौन कौन आता है यहां पर रिलेटिव में? स्पाउस एंड ब्रदर, सिस्टर एंड लीनियल एसेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स। अगर वहां का डेफिनेशन आप देखो, राइट। एंड स्पेसिफाइड पर्संस में कौन कौन आता है? स्पेसिफाइड पर्संस फ्रॉम द एंगल ऑफ इंडिविजुअल मींस इंडिविजुअल के रिलेटिव्स, या ऐसी एंटिटी जिसमें इंडिविजुअल का या रिलेटिव का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। कंपनी के एंगल से डायरेक्टर्स या डायरेक्टर के रिलेटिव्स, या ऐसी एंटिटी जिसमें कंपनी का या डायरेक्टर का या रिलेटिव्स का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। एंड वैसे ही फर्म के केस में पार्टनर्स के साथ, एओपी में मेंबर्स, एचयूएफ में मेंबर्स एंड सो। तो ये अनरीजनेबल पेमेंट एओ को लगता है तो वो आपका डिसअलाउ कर सकते हैं। एंड देन सेक्शन 40A7 टॉक्ड अबाउट प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर हमने ग्रेचुइटी का से प्रोविजन बनाया तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है। देन सेक्शन 40A9 अनअप्रूव्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड फंड्स में कंट्रीब्यूशन डालने का डिडक्शन एम्प्लॉयर को नहीं मिलता है ना, जब तक एक्चुअल में एम्प्लॉय को पे नहीं किया तब तक के। यस, 48(3) में ए में क्या होता है कि मान लो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मैंने कोई एक्सपेंडिचर किया, अक्रूवल बेसिस पर से कोई गुड्स खरीदा, ओके, और उसका एक्सपेंस बुक कर लिया, परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, और ₹1 लाख, और अगले साल 1 अप्रैल को या अगले साल कभी भी मैंने उनको 1 लाख पूरा कैश में पे कर दिया एक दिन में, तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि डिडक्शन मैंने पिछले साल अक्रूवल बेसिस पे ले लिया, तो वो डिडक्शन को डिसअलाउ नहीं कर रहे, लेकिन जितना डिडक्शन पिछले साल लिया था उतना अगले साल इनकम मान ले रहे हैं। समझ रहे हो ऐसा। एंड देन सेक्शन 40 हमने पढ़ा, डिसअलाउंसेस, अदर डिसअलाउंसेस, मेनली उसमें टीडीएस डिफॉल्ट था। सेक्शन 40A1, 40A1A एंड 40A3। इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता है, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री, इंक्लूडिंग सरचार्जेस एंड सेसेस। फर्म अगर पार्टनर्स को सैलरी या इंटरेस्ट देता है तो एक लिमिट तक की डिडक्शन मिलता है, ये हम लोग सेपरेट चैप्टर में पढ़े थे, अभी देख लेंगे। एंड टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर और नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स ऑफ एम्प्लॉइज,
इसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को नहीं मिलता है और एम्प्लॉय के हाथ में ये अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है। अभी जो टीडीएस डिफॉल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें दो टाइप के डिफॉल्ट हो सकते हैं। कौन से दो? टैक्स डिडक्ट ही नहीं किया ड्यूरिंग द ईयर, या तो फिर डिडक्ट किया बट पे नहीं किया अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। ये मत बोलना सर यहाँ 43B लग रहा है क्या, ये अपने आप पे खुद का सेक्शन। ओके, आप डिडक्ट ही नहीं किया या डिडक्ट किया लेकिन ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक पे नहीं किया, तो उसमें अगर नॉन रेसिडेंट पेई है या पेमेंट मेड आउटसाइड इंडिया है तो 100% एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड, और अगर रेसिडेंट पेई है तो फिर 30% एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड। बराबर है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। एंड देन डिडक्शन ये वाले दो केसेस में तो सब्सिक्वेंट ईयर में अलाउ हो जाता है जब भी कंप्लायंस पूरा हो जाता है, एंड कंप्लायंस डीम्ड कंप्लायंस के रूप में भी पूरा हो सकता है। डीम्ड कंप्लायंस कब होता है? जब दूसरी पार्टी जो है वो खुद होके अपना रिटर्न फाइल कर रही है, इनकम को इंक्लूड कर रही है, उस पर टैक्स पे कर रही है ना, और सीए सर्टिफिकेट अवेलेबल है किसके पास में? असेसी के पास, तो उसको डिडक्शन मिल जाता है इन द ईयर इन विच द अदर पार्टी फाइल्स देयर रिटर्न। एंड दैट डीम्ड कंप्लायंस इज पॉसिबल व्हेन, पॉसिबल कब है डीम्ड कंप्लायंस? जब, बताइए कब पॉसिबल है? जब पहला वाला डिफॉल्ट हो रहा है ना, देन टैक्स डिडक्ट करना ही भूल गए तो। देन सेक्शन 40A(3) ये सैलरी इसके लिए अप्लाई होता है, इसमें अगले साल आपने डिफॉल्ट को ठीक किया आगे तो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलता है, उसमें डीम्ड कंप्लायंस पॉसिबल नहीं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट सेक्शन हो गया। तो ये हम लोग ने पूरे टीडीएस के केसेस वगैरह फिर देखा था, है ना, बहुत सारे केसेस देखा था। एंड देन ये वाला जो सेक्शन है फर्म वाला, ये चैप्टर खोले बगैर इसको डिस्कस कर सकते हैं? बताइए, सेक्शन 40B के हिसाब से फर्म जब अपने पार्टनर को इंटरेस्ट या सैलरी देता है तो डिडक्शन मिलता है। क्या कंडीशन है सेक्शन 40B की? इंटरेस्ट की बात करते हैं पहले। इट शुड बी पेड एज पर द पार्टनरशिप डीड, करेक्ट, बट इट शुड बी नॉट मोर देन 12% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन, करेक्ट। इसमें पार्टनर का एक्टिव पार्टनर होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इंटरेस्ट के लिए, तो डिडक्शन मिल जाता है। अगर उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट पे किया तो एक्स्ट्रा डिडक्शन ना फर्म को मिलेगा ना वो एक्स्ट्रा अमाउंट पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल रहे। जितना डिडक्शन फर्म को मिलता है उतना ही पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल रहता है। फिर हमने सैलरी के बारे में भी पढ़ा। सैलरी टू एम्प्लॉइज में तो कोई टेंशन नहीं है, उसका तो पूरा डिडक्शन मिल जाता है नॉर्मली, बट सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर्स आर नॉट एम्प्लॉइज ना, तो क्या होता है? सैलरी टू पार्टनर्स इज अलाउड सब्जेक्ट टू 3 कंडीशंस। बोलो, कंडीशन 1, कंडीशन 1 it should be paid as per partnership deed. Condition number 2, it should be paid to active or working partners only. Condition number 3, it should be as per the limits based on book profit. Now what are the limits? अगर book profit नेगेटिव है तो 1.5 lakhs, अगर book profit 3 lakhs तक के है तो 1,50,000 और 90% of book profit whichever is higher, और अगर book profit 3 lakhs से ज्यादा है तो 2,70,000 plus 60% of excess book profit over and above 3 lakhs। बराबर है क्या? अब बुक प्रॉफिट क्या होता है? बुक प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अलाउएबल अप टू 12%, बट बिफोर डिडक्शन ऑफ सैलरी टू पार्टनर्स। आपको क्या दिया है उसके हिसाब से आपको प्लस माइनस करना होगा। बराबर है, इतना हम लोग ने देखा था उस चैप्टर से संबंधित। बाकी भी एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स थे कि जो पार्टनर्स को जो ये सैलरी और इंटरेस्ट मिलता है ये पार्टनर्स के हाथ में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होता है एंड ना कि उनके सैलरी हेड वगैरह में, ना अदर सोर्सेज में। दूसरा, पार्टनर्स को अगर फर्म से शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है तो वो पार्टनर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(2)(a), है ना। फर्म के हाथ में शेयर ऑफ प्रॉफिट का कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, फर्म के हाथ में टैक्सेबल होता है। याद है क्या? ये पढ़ा था हम लोगों ने, ये हो गया जबरदस्त। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 43(CA), यहां तक पहुंच गए हम। इसके पहले हमने एक सेक्शन 41 पढ़ा था, है ना, डीम्ड इनकम्स वाले, है ना, है क्या होगा इसी में? ये डीम्ड प्रॉफिट्स, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर डिडक्टेड अर्लियर, रिमिशन ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को हम लोग कैंसिल कर रहे तो, बैलेंसिंग चार्ज, एसएलएम एसेट्स का डिस्कशन नहीं किया, वो स्लाइड रह गई जिसमें अलग अलग एसेट वाइज कैलकुलेशन किया जाता है ना, बैलेंसिंग चार्ज। देन सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट बियॉन्ड अप टू द कॉस्ट, उसके बियॉन्ड तो कैपिटल गेन हो जाता है। रिकवरी ऑफ अर्लियर्स, तो ये सब टैक्सेबल होता है डीम्ड प्रॉफिट्स। फिर हमने वो भी देखा था कि वैसे इस हेड से संबंधित नहीं लेकिन अनडिस्क्लोज्ड और अनएक्सप्लेन्ड इनकम्स वगैरह अगर हमारे पास रहे, याद है क्या? सेक्शन 68 से लेकर 69D,
unexplained cash credit, unexplained investment, investment partly disclosed, unexplained expenditure, unexplained money found और amount borrowed or repaid on hundi. याद है क्या? ये केसेस में एक्सप्लेनेशन अगर नहीं दे पाते हैं तो दैट अमाउंट इज डीम्ड टू बी इनकम एंड इट इज टैक्सेबल एट रेट ऑफ 78%. ये भी देखा था हमने. देन सेक्शन 43CA, जिसका बड़ा भाई अब आप कैपिटल गेन में पढ़ चुके हो, सेक्शन 50C, कि अगर कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा लैंड या बिल्डिंग की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, सेलर के लिए अगर वो लैंड या बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड है तो इस हेड में हम लोग 43CA लगा के उसका कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ले लेंगे. स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मे बी रिड्यूस्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर बट मे नॉट बी इंक्रीज्ड बाय हिम. बराबर है. फिर हम लोग कंपेयर करते हैं. एंड समटाइम्स स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मे बी टेकन ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट टू सेल. आपको ना दिमाग में ऐसा पिक्चर बनना चाहिए, इसके बाद कौन सी स्लाइड आने वाली आपको पता रहना चाहिए. अब ऑब्वियसली मुझे तो पता ही, क्योंकि इट्स बीन ईयर्स जब मैं आईपैड से पढ़ा रहा हूं. 2018 से आईपैड में यही फाइल को अपडेट करते 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 पढ़ा रहा हूं, तो मुझे तो पता ही है कि क्या आने वाला है. लेकिन आपका भी रिवीजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए. एग्जाम डेट के दिन आप ये चैप्टर, वैसे तो 2.5 घंटे अवेलेबल है चैप्टर के लिए एग्जाम डेट के दिन, मैं आपको प्लानिंग दूंगा, लेकिन ये चीज आपकी इतनी फास्ट होना चाहिए. मतलब मैं तो रहूंगा आपकी जगह तो 2.5 घंटे में 2 बार चैप्टर को रिवाइज कर लूंगा. जो भी चैप्टर का डर लगता है उसको ज्यादा रिवाइज कर लेना है, उसका बॉस बनना है ना. तो वो अपने को पता रहना चाहिए, इतने रिविजन होना चाहिए. एंड इसलिए शॉर्ट नोट्स इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर योर मेन बुक. लेकिन मेन बुक अच्छे से पढ़ लिया, फिर शॉर्ट नोट से बार बार रिवाइज करते जाओ. अब तो टेस्ट है, टेस्ट के बाद में तो मौका नहीं रहेगा रिवाइज करने का, लेकिन आप लोगों को बाद में एक बार बैचेस खत्म होती है उसके बाद में बार इसको रिवाइज करना है, एग्जाम के पहले 3-4 बार. तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अग्रीमेंट की डेट का ले सकते हैं, प्रोवाइडेड some part of consideration has been received by the seller by any of the approved modes. Okay, some part. ये देखा था हमने सेक्शन 43CA. देन सेक्शन 44AD, ADA एंड AA. क्या बोलते हैं इनको? प्रिजम्पटिव स्कीम, प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम, है ना. 44AD टॉक्स अबाउट बिजनेस असेसीज अदर देन 44AE बिजनेस एंड एजेंसी बिजनेस. इंडिविजुअल HUF या फर्म को अप्लाई होता है हु आर रेसिडेंट्स, नॉट फॉर LLP. ठीक है. ऐसे बिजनेस एंटिटीज को अवेलेबल है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, एंड अगर उनकी कैश रिसीट्स टोटल रिसीट्स के 5% के अंदर है तो अब 3 करोड़ तक टर्नओवर है तो भी ये सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं. ये सेक्शन ऑप्शनल सेक्शन है. इसमें असेसी चाहे तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट न मेंटेन करते हुए ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है. अपने प्रॉफिट्स मिनिमम 8% ऑफ टर्नओवर बता सकता है, और अगर उसका बैंकिंग बोर्ड से ड्यू डेट ऑफ ROI तक रिसीट्स हो जाता है तो फिर 6% तक के मिनिमम प्रॉफिट बता सकता है उतने पार्ट में से. ओके. तो फिर ये डिडक्शन, इतना प्रॉफिट बता दिया तो उसको फिर डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगा सेक्शन 30 से 38 वाला. नो अदर एक्सपेंस विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन. सेक्शन 44AD में एक स्पेशल प्रोविजन अप्लाई होता है कि अगर आपने वो सेक्शन किसी साल ऑप्शन था लिया, अगले साल कभी ऑप्शन था नहीं लिया, तो उसके बाद 5 साल तक के ब्लॉक हो जाते हो, है ना. यू आर नॉट अलाउड टू ऑप्ट फॉर 44AD. देन 44ADA स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए पढ़ा था, जिसमें कुछ 11 प्रोफेशंस नोटिफाइड है, जिसमें रेसिडेंट इंडिविजुअल या फर्म को अवेलेबल है, जिसमें टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 50 लाख. तो इस सेक्शन का बेनिफिट लिया जा सकता है. एंड अगर कैश रिसीट्स 5% के अंदर है तो फिर 75 लाख ओके तक के टर्नओवर इसमें अलाउड है. तो टर्नओवर का 50% मिनिमम आप इनकम बता दो और बिना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए ऑडिट करवाए तो चलेगा. अगर आपको इससे कम इनकम बताना है या लॉस बताना है तो बुक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा एंड ऑडिट भी करवाना पड़ेगा. देन सेक्शन 44AE, जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस ऑफ हायरिंग, फ्लाइंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, जिसमें ट्रांसपोर्टर शुड बी स्मॉल ट्रांसपोर्टर इन द सेंस दैट ही शुड नॉट बी एन ओनर ऑफ मोर देन 10 गुड्स कैरेज व्हीकल्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो एनी पर्सन नंबर ऑफ व्हीकल्स आर लेस देन और इक्वल टू 10. ऑप्शन क्या है कि इसको क्या हो गया, रिमाइंडर है तो क्या करूं, इसको डोंट रिमाइंड कर देता हूं. रिमाइंड मी लेटर भी नहीं चल, डोंट रिमाइंड. रिमाइंड मी लेटर करूंगा तो फिर अगली क्लास में तकलीफ देगा, रिमाइंडर देगा. क्या डोंट रिमाइंड बोले तो भी रिमाइंड करता है. चलो ठीक है, मैं भी तो वैसे ही हूं ना, है ना. आपको रिमाइंड करते रहता हूं कि पढ़ाई कर लो, रिवीजन कर लो. सो आप भी मुझे कई बार डोंट रिमाइंड कर देते होंगे, लेकिन रिमाइंडर देते रहता हूं. सो ये इस केस में क्या होता है कि बुक्स और ऑडिट जो है ये आपको क्या करना है,
बिना मेंटेन किए चलता है। अगर आप मिनिमम इनकम इसके हिसाब से बता दो तो ये भाषा समझ में आ रही क्या है ना। अगर हैवी गुड्स व्हीकल है मोर देन 12 मेट्रिक टन कैपेसिटी तो 1000 रुपीज पर मंथ पर टन पर व्हीकल आप इनकम बता सकते हो, पीएमपीटी पीवी और मंथ और पार्ट देयर ऑफ, राइट। एंड वी डोंट हैव टू सी द पीरियड ऑफ पुट टू यूज, वी हैव टू सी द पीरियड ऑफ ओनरशिप। एंड अगर हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है तो 7500 रुपीज पर मंथ पर व्हीकल, ठीक है, और पार्ट ऑफ द मंथ। तो इसमें अलग से कोई डिडक्शंस नहीं मिलते। सिर्फ ये 44AE में सेक्शन 40B वाले फर्म ने अगर अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट या सैलरी दिया तो वो डिडक्शन एक स्पेशली मिल जाता है। फिर ये देखे थे हमने बेसिक चार्ट कि नॉर्मली 44AD की लिमिट 2 करोड़ है, लेकिन कैश रिसीट्स 5% के अंदर है तो 3 करोड़। एंड कैश इंक्लूड्स द पेमेंट बाय बेयरर चेक और क्रॉस चेक, ठीक है। 44ADA नॉर्मली लिमिट 50 लाख है, बट एलिजिबिलिटी के लिए लिमिट हो जाएगी 75 लाख। देन ये सब कॉमन पॉइंट्स थे, है ना। सेक्शन 30 से 38 डिडक्शन नॉट अवेलेबल। चैप्टर 6A का डिडक्शन जो बाद में मिलता है जीटीआई के बाद वो अवेलेबल है। लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अदर देन डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो 32 का डिडक्शन होता है। WDV ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिड्यूस्ड, क्योंकि अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम में जा रहे हो तो भी डेप्रिशिएबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन मिल गया ऐसा मान लेंगे और उसका WDV अकॉर्डिंगली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन फॉर शोइंग लोअर इनकम। ये ध्यान में आया। देन हमने किताब में एक चार्ट देखा था कि बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करना है एसएससी को, है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशन है तो फिर उसमें इफ द ग्रॉस रिसीट्स आर मोर देन 1.5 लाख इन ऑल ऑफ द 3, याद है क्या कुछ, ऑल ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, तो रूल 6F के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। अदरवाइज सच बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है एज मे एनेबल द एओ टू कंप्यूट द इनकम। भूल गए, याद है। देन बुक्स ऑफ अकाउंट दूसरे पर्सन को, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन या बिजनेस है तो उसमें 2 बातें होती है, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए अलग है एंड अदर्स के लिए अलग। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 2 में से एक कंडीशन फुलफिल हो गई, 6 में से एक, क्या क्या, उनका टर्नओवर कितना 25 लाख, टर्नओवर 25 लाख है ना, उससे ज्यादा गया है इन एनी ऑफ द पास्ट 3 इयर्स, वहां एनी लिखा है। या तो टोटल इनकम इज मोर देन कितना 10 लाख नहीं है, 2.5 एक इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, टोटल इनकम इज मोर देन 2.5 लाख इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 3 इयर्स, तो उनको बुक्स मेंटेन करना है। सच बुक्स एज में एनेबल द एओ टू कंप्यूट द टोटल इनकम। और अगर इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा और कोई पर्सन है तो टर्नओवर की लिमिट है 10 लाख इंस्टेड ऑफ 25 लाख और इनकम की लिमिट है 1.2 लाख करेक्ट इंस्टेड ऑफ 2.5 लाख, तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। फिर ऑडिट कब करवाना है, तो हमने देखा कि अगर आपका बिजनेस है, नॉर्मल लिमिट ऑफ टर्नओवर क्या है 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ऑडिट करवाना है। ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल इफ यू आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 44AD, जब आपका टर्नओवर 2 करोड़ या 3 करोड़ के अंदर होता है, करेक्ट। अगर आपकी कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट दोनों रिस्पेक्टिव टोटल्स हैं, टोटल रिसीट्स के 5% से कम कैश रिसीट्स हैं एंड टोटल पेमेंट के 5% से कम कैश पेमेंट है, तो आपकी लिमिट 1 करोड़ की जगह क्या हो जाती है 10 करोड़। ऑडिट की रिक्वायरमेंट 10 करोड़ की बाद ही आती है इन दैट केस। दूसरा, प्रोफेशन के केस में 50 लाख रुपीस का अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ऑडिट अप्लाई हो जाता है, बट 50 लाख से ज्यादा अगर है, 75 लाख के अंदर है मान लो, एंड आप 44ADA का बेनिफिट ले रहे हो तो आपको ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, अदरवाइज ऑडिट एप्लीकेबल है। एंड या तो फिर अगर आप 44AD, ADA या 44AE के हिसाब से लोअर इनकम बता रहे हो तो अगेन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके ऑडिट करवाना है। ये भी पढ़ा था हम लोगों ने, यस, ये सब चीजें देखे थे। एंड देन लास्ट में हम लोग ने कंपोजिट इनकम का कॉन्सेप्ट देखा था। कंपोजिट इनकम क्या होता है, उसमें एग्रीकल्चरल एंड बिजनेस एक्टिविटी कंटिन्यूएशन में होती है। एग्रीकल्चरल का कुछ रबर, कॉफी वगैरह के लिए तो परसेंटेजेस दिया है 65-35, हायर पोर्शन इज फॉर एग्रीकल्चर। कॉफी के लिए ग्रोन, मैन्युफैक्चर्ड एंड क्योर्ड में 75-25, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड भी रहा तो 60-40, टी के केस में 60-40। एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अब इसी को हम लोग बाकी केसेस में अदर देन दीज 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे कि शुगर केन वाला हमने एग्जांपल देखा था, पैडी वाला, तो उसमें क्या होता है जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का फेयर मार्केट वैल्यू है उसी को हम लोग वहां तक के एग्रीकल्चरल इनकम मानते हैं और उसी को हम लोग बिजनेस के लिए कॉस्ट मान लेते हैं, याद है कि नहीं, उसको बिजनेस के लिए हम लोग एक्सपेंस मान लेते हैं।
तो ये हम लोग ने देखा इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपोजिट इनकम, एग्रीगेशन वगैरह होता है। तो मेरे ख्याल से तो मैंने पूरी स्लाइड्स आपको करवा दिया इसमें से। अभी कोई छोटा मोटा इधर उधर टॉपिक कुछ बचता है तो आप बताइए, या कोई डाउट है आपको इस चैप्टर में तो बताइए, इंक्लूडिंग चैप्टर 6A, मतलब फर्म्स वाला भी हमने डिस्कस कर लिया। बताइए, कोई एमसीक्यू या कोई टेस्ट से रिलेटेड कोई डाउट है?